आज के इस व्लॉग में ख़ास तौर पर बात करेंगे कि रोज़ा आंतों की सेहत कैसे बेहतर कर सकता है, यानी गट हेल्थ कैसे बेहतर कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अज़ीम रब्बिल अर्शिल अज़ीम यशफ़िक या शाफ़ी व काफ़ी व अमीन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका हेल्थ कोच डॉक्टर सैयद फ़ैसल जिलानी। रोज़ों के हवाले से मैं 2 व्लॉग पहले भी कर चुका हूँ। एक रोज़ों के फ़वाइद पर और दूसरा रोज़ा बीमारी और एहतियाती तदाबीर पर। आज के इस व्लॉग में ख़ास तौर पर बात करेंगे कि रोज़ा आंतों की सेहत कैसे बेहतर कर सकता है, यानी गट हेल्थ कैसे बेहतर कर सकता है। आंतें, जैसा आप जानते हैं, निज़ाम हज़म का एक अहम हिस्सा हैं। आंतों में खरबों के करीब मुख्तलिफ़ अक़साम के जरासीम पाए जाते हैं, जिन्हें अंग्रेज़ी में माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स या बैक्टीरिया कहते हैं। इन्हें उमूमी तौर पर आमतौर पर 2 अक़साम में तक़सीम किया जाता है, मुफ़ीद और मुज़र बैक्टीरियाज़। इन बैक्टीरियाज़ की फिर मुख्तलिफ़ अनवा अक़साम हैं, मुख्तलिफ़ किस्में हैं इसकी। मसलन लैक्टोबैसिलस है, बाइफिडोबैक्टीरियम है, बैक्टीरियाइड्स है, प्रीवोटेला है, यानी मुफीद बैक्टीरियाज़ हैं। जबकि क्लोस्ट्रीडियम, स्टेफाइलोकोकस, एस्केरिशिया कोलाई यानी कोलाई जिसे कहते हैं, ये मुज़र बैक्टीरियाज़ हैं। गट हेल्थ बेहतर करने का मतलब है कि आंतों को ऐसा माहौल और ग़िज़ाइयत मुहैया की जाए जिससे मुफीद बैक्टीरियाज़ को फलने फूलने का मौका मिले। मुफीद बैक्टीरिया इंसान की सेहत के लिए नहायत अहम किरदार अदा करते हैं। मसलन एक तो ये निज़ाम हज़म में जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये निशातदार ग़िज़ाएँ होती हैं, उनके हिस्से बखरे करते हैं। दूसरे, एंजाइम्स की अफ़ज़ाइश और ग़िज़ाइयत जज़्ब करते हैं, ख़ास तौर पर बी विटामिन्स और विटामिन के वगैरह की। तीसरे, मुदाफ़ती खलियों को ताकत देकर मुज़र सेहत जरासीम से हिफाजत करते हैं। चौथे, जिस्मानी इस्तेसालात यानी मेटाबॉलिज़म्स को तेज़ करते हैं या बेहतर करते हैं। पाँचवें, वज़न, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में ताउन करते हैं, मदद देते हैं। छठे, ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स की अफ़ज़ाइश करते हैं जो इंसान के मूड और सोचने समझने की सलाहियतों पर भी असरअंदाज होते हैं। सातवें, बाज़ अद्वियात की तासीर में भी कमी बेशी कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर गट की सेहत ख़राब हो तो कई अक़साम की मुज़मिन किस्म की बीमारियाँ लाहक हो सकती हैं। मसलन दमा है, ज़ियाबितस, अमराज़ क़ल्ब, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, ज़हनी बीमारियाँ हैं, गठिया वगैरह है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गट की सेहत बेहतर करना या बरकरार रखना कितना ज़रूरी है। सवाल यह है कि रोज़ा गट की सेहत कैसे बेहतर कर सकता है। इस पर बात करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि सेहत और तंदुरुस्ती के बारे में नई नई मालूमात हासिल करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की बर वक्त इत्तला मिल सके। तो रोज़ा गट की सेहत कैसे बेहतर कर सकता है। 2022 के जर्नल ऑफ फ्रंटियर्स इन माइक्रोबायोलॉजी की एक तहकीक के मुताबिक रोज़ा रखने से गट के मुफीद बैक्टीरिया में इजाफा होता है, ख़ास तौर पर लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम में, जबकि मुज़र सेहत बैक्टीरिया में कमी होती है। इसके अलावा एक और ख़ास किस्म के बैक्टीरिया जिसका नाम है एकरमेंसिया म्यूसिनिफिला, उसमें नहायत तेज़ी से इजाफा होता है। ये बैक्टीरिया एक तो आंतों की सोजिश कम करते हैं, दूसरे आंतों की जो अंदरूनी झिल्ली होती है उसकी सेहत बेहतर करते हैं, तीसरे जो ग़िज़ाइयत वाले अज्जा होते हैं उनको जज़्ब होने में मदद देते हैं, और चौथे, मुज़र सेहत अज्जा और जरासीम को जज़्ब होने से रोकते हैं। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ लॉस एंजल्स की एक शोबा है जिसको इन्फ्लेमेटरी बॉल एंड इम्यूनोबायोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनकी एक डॉक्टर सुजान बेवकोडा पीएचडी हैं। उनके मुताबिक आपका गट खाने या ना खाने से मुतासर होता है। जब आप रोज़ा रखते हैं तो इसमें खाली गट नहीं बल्कि पूरा माइक्रोबायोम मुतासर होता है। माइक्रोबायोम से क्या मुराद है? माइक्रोबायोम से मुराद है कि हर किस्म के माइक्रोब्स, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस और उनकी मुख्तलिफ अक़साम, जो कुदरती तौर पर इंसान के जिस्म के अंदर और बाहर मौजूद होते हैं और जिन्हें सिर्फ आप खुरबीन के ज़रिए ही देख सकते हैं, ये इंसानी सेहत और तंदुरुस्ती बरकरार रखने में नहायत अहम किरदार अदा करते हैं। तो इन सब को मिला के माइक्रोबायोम कहते हैं। इन बातों से पता चलता है कि रोज़ा न सिर्फ गट की बल्कि पूरे माइक्रोबायोम की सेहत बेहतर करता है। लेकिन यह सेहत उसी सूरत में बेहतर होगी जब साथ साथ ग़िज़ा का भी ख्याल रखा जाए।
اور میرے خیال میں یہ شاید روزہ رکھنے سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ لوگ ماشاء اللہ سے سحری بھی خوب ڈٹ کر کرتے ہیں اور افطار بھی۔ لیکن اگر آپ کو اپنے گٹ کی صحت بہتر کرنا ہے، اگر آپ کو مثال کے طور پہ آئی بی ایس یا آئی بی ڈی وغیرہ کی شکایت ہے، تو آپ کو اپنی خوراک پر لازمی توجہ دینا پڑے گی، اور اس کے لیے رمضان کے مہینے سے بہتر شاید ہی کوئی اور مہینہ ہو۔ ویسے تو روزے رمضان کے علاوہ بھی دوسرے مہینوں میں بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ بہرحال گٹ کی صحت بہتر کرنے کے لیے فائبر سے بھرپور غذائیں نہایت فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر پھل ہے، سبزیاں ہیں، ہر قسم کا اناج ہے اور پھلیاں وغیرہ ہیں۔ ان کے علاوہ آپ پرو بایوٹکس اور پری بایوٹکس وغیرہ بھی مفید ہیں، جو گٹ بیکٹیریا کی افزائش کے لیے کافی فائدہ مند ہے، جیسے دہی ہے، کفیر ہے یا ساور کراٹ وغیرہ ہے۔ اسی طرح سے پری بایوٹکس میں لہسن، پیاز ہے، کیلا ہے۔ غذا کے ساتھ ساتھ تیل اور گھی کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ آپ نے شاید سنا ہی ہوگا، میں نے کئی ویڈیوز میں بات کی ہے کہ بازار میں جو کوکنگ آئلس وغیرہ ملتے ہیں وہ نہایت ہی مضر صحت ہے۔ اگر آئل استعمال کرنا ہی ہو تو ہمیشہ کولڈ پریسڈ آئل، مطلب جو گھانی سے نکلا ہوا تیل ہوتا ہے، وہ استعمال کریں۔ گھی یا مکھن چاہے کم استعمال کریں لیکن اصلی ہونا چاہیے۔ اسی طرح تمباکو نوشی، زیادہ مسالے دار کھانے، کیفین، چاکلیٹ، دیسی مٹھائیاں اور مرغن قسم کے کھانوں سے پرہیز کریں۔ اگر چاہیں تو کچھ غذائی سپلیمنٹس یعنی نیوٹریشنل سپلیمنٹس بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا ایل گلوٹامین گٹ کی اندرونی جھلی کی صحت کے لیے ایک اچھا سپلیمنٹ ہے۔ اسی طرح زنک جو ہے وہ گٹ کے مدافعتی نظام میں مدد دیتا ہے۔ اسپغول کی بھوسی، وائٹامن ڈی، سی اور بی، میگنیشیم اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈ وغیرہ بھی گٹ کی صحت کے لیے اچھے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ روزے اور غذائی احتیاط کے ساتھ آپ نہ صرف اپنے گٹ کی بلکہ پورے مائکرو بائیوم کی صحت بہتر کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا پورا نظام ہضم بہتر ہو سکتا ہے اور آپ کئی قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ انہیں اپنے دوست احباب سے بھی شیئر کریں۔ علم پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادتوں کو اور روزوں کو اور دعاؤں کو قبول کرے، اور آپ سب کو صحت و تندرستی عطا کریں۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔